पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गागर में सागर भरना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर गागर की बात करें यानी कि गागर में ही पूरा सागर भर दिया गया है तो कहा जा सकता है साथियों थोड़े में बहुत कहना। आंसर आपका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी बताइए साथियों, वर्तनी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है साथियों? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में महत्वाकांक्षा लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट है। एकल का विलोम आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है? तो एकल का विलोम बहुल होता है, पर्याप्त होता है, उपयुक्त होता है या अकेला होता है? तो क्या होता है साथियों? बहुल होता है, यानी कि एकल का विलोम होता है बहुल। और पूछा जाए कि बहुल का विलोम क्या होता है तो एकल। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, दर्प का विलोम की अगर बात करें तो दर्प का विलोम क्या है? तो दर्प का साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, विलोम नहीं पूछा जा रहा है। तो दर्प का साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अहंकार कहते हैं। अहंकार का पर्यायवाची होता है दर्प और दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। मन को हरने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए आप हैं, किसी के मन को हर लेते हो तुरंत, तो आपको क्या कहा जाएगा? भाई मनोहर आपको कहा जाएगा, यानी कि मन को हरने वाले को मनोहर कहा जाता है। आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथियों, एसएससी जीडी में गिने चुने टॉपिक हैं। हिंदी के सेक्शन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ी हिंदी नहीं है, चुनिंदा टॉपिक्स हैं। और चुनिंदा टॉपिक्स को मैं आपको साथियों इन मॉक टेस्ट के माध्यम से पढ़ा दूंगा। एक सिंगल प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा। जैसे साथियों एग्जाम तक आपको पढ़ाया जा रहा है, मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में एक सिंगल क्वेश्चन भी साथियों आपका नहीं छूट सकता। हाँ, जीके जीएस की मान सकते हैं कि दो चार क्वेश्चन हो सकता हो निकल जाए, छूट जाए, लेकिन बाकी तीन सब्जेक्ट में मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना के एग्जाम हॉल में भेजूंगा कि आप साथियों पूरा इनकलाब ले आओगे, धुआं धुआं कर दोगे पेपर को। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी साथियों, इसका मतलब क्या होता है? तो उचित निर्णय करना। इसका साथियों क्या होता है? उचित निर्णय करना क्या होता है? इसका अर्थ होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या दुग्ध इंस्पेक्टर नहीं, मिलजुल कर रहना ये भी नहीं, पक्षतापूर्वक निर्णय करना ये भी नहीं। तो तीन को कट करो जैसे जैसे और एक आपका सही, आपको उत्तर खुद मिल जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताइए साथियों, बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? तो बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ना बहिष्कार, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए तीक्ष्ण का विलोम साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो तीक्ष्ण का विलोम साथियों तीव्र होता है नहीं, तृष्णा भी नहीं होता है, त्यागी भी नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, तीक्ष्ण का विलोम आपसे पूछा जाए तो कुंडित आपको बताना है, और अगर कुंडित का विलोम आपसे पूछा जाए तो तीक्ष्ण आपको बताना है। गजवदन का साथियों पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची भी साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गजवदन का पर्यायवाची अगर बात करें तो गणपति हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। लुप्त का विलोम साथियों क्या होता है? तो लुप्त का विलोम होता है व्यक्त, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। सुर का पर्यायवाची साथियों क्या होता है? तो देवता को कहा जाता है सुर। क्या देवता को कहा जाता है सुर? तो साथियों सुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देवता हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, आपने अगर साथियों चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ईमानदारी से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, हम और आप भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हम लोग कौन कहलाए जाते हैं? आस्तिक कहलाए जाते हैं। लेकिन वो लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं साथियों, उनको क्या कहा जाता है? उनको नास्तिक कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए मुंह धो आना, ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का साथियों मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है? धोखा खाना नहीं, सफाई पसंद होना नहीं, नींद से जागना नहीं, मुंह धो आना यानी कि आशा ना रखना साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द साथियों कौन सा है? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निरीह कैसे लिखा जाएगा? क्या ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों। निरीह आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर डी में है हूबहू साथियों ऐसा लिखा जाएगा निरीह, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आग्रह का साथियों विलोम क्या होता है? तो आग्रह का विलोम तो दुराग्रह होता है। तो जो लोग भी यहां पर सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए, किए हुए को मानने वाला, क्या किए हुए को अमानने वाला, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी पर एहसान कर दिया है, कोई भी एहसान कर दिया और जो उस एहसान को मानता हो, यानी कि किए हुए को मानता हो, उसको कहा जाएगा कृतज्ञ। ठीक है ना? और अगर आपसे जो ये पूछ लिया जाए कि एहसान को ना मानने वाला या किए हुए को ना मानने वाला, उसको क्या, उसको कृतज्ञ कहा जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, कृतज्ञ भी और कृतज्ञ भी। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि हाथ मलने का मतलब क्या होता है साथियों? हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। क्या? पछताना होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाला साथियों शब्द कौन सा है? मैं आपको बता चुका हूं 20 प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न साथियों वर्तनी के ऊपर आएंगे, एसएससी जीडी की अगर बात करें तो, क्योंकि यही कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तनी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और उसके अलावा साथियों, अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, ये भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पर कुल मिला के ये बताना है कि पारलौकिक कैसे लिखा जाता है। ये तो पारलौकिक लिखा हुआ है, ये परलौकिक लिखा हुआ है, ये परलौकिक लिखा हुआ है। साथियों सही शब्द क्या होगा? पारलौकिक। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ऐसे लिखा जाता है। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, इसको बहुत बार लिखा हुआ भी देखा होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि घोड़े का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो साथियों, घोड़े को हम लोग क्या कह सकते हैं? घोड़े को हम लोग साथियों अश्व भी कह सकते हैं, घोड़े को है भी कह सकते हैं, घोड़े को बाजी भी कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर हिंदी के आपने 20 प्रश्न देखे, आपका क्या स्कोर रहा? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार आपका स्कोर रहा होगा। अब उसी प्रकार साथियों, हिंदी के प्रश्न हो गए। अब उसी प्रकार सामान्य ज्ञान के 20 टॉप लेवल के क्वेश्चन आप देखेंगे और इसमें से देखिएगा कितना स्कोर आपका रहा। और उसके बाद रीजनिंग और मैथ को तो मैं आपको ऐसे साथियों पानी की तरह समझा दूंगा कि मैथ और रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन आपसे डरेगा और एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आएंगे सबको आप हल कर लोगे। तो निम्न में से सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ साथियों, सूचना हम बहुत ज्यादा आजकल के जमाने में कहां से प्राप्त करते हैं? तो इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। तंजानिया की राजधानी की अगर बात करते हैं तो डोडोमा, आप लोग ध्यान रखेंगे, डोडोमा जो है ना, ये तंजानिया की ही राजधानी है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साथियों किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आंसर आपका सी हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? मुंबई में स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? आपको मालूम होना चाहिए, बताइए। चलिए, तो टोडरमल की अगर बात करें साथियों, ये भूमि सुधार के कार्यों से संबंधित है। आंसर आपका ए हो जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अशोक, आप लोग ध्यान रखेंगे। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। उसके बाद देखिए, जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है, जो जनवरी 1912 में सबसे पहले किस लेख में प्रकाशित हुआ? इस साथियों क्वेश्चन में ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा, जनगण मन यानी कि जो एक राष्ट्रीय गान है, इसकी रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कब की? तो जनवरी 1912 में की। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले किस लेख में प्रकाशित किया गया? तो तत्वबोधिनी साथियों में प्रकाशित किया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जुड़वा खनिज साथियों किसे कहा जाता है? सोने चांदी को, शीशे और जस्ते को, तांबे और टिन को, या लोहे और कोयले को? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, शीशे और जस्ते को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को साथियों क्या कहा जाता है? बताइए। तो पृथ्वी की अगर बात करें, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो नवरत्न साथियों किसके दरबार में थे? तो कहा जा सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन की खोज साथियों किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने की थी? बेटिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या स्टुअर्ट जेनर ने? तो मैं आपको बता देता हूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा साथियों पेनिसिलिन की खोज की गई और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अगर बात करें तो इसकी अवधि साथियों कितनी होती है? तो आपने सुना होगा साथियों, एक फिल्म थी शाहरुख खान की। वो कहता है साथियों, ठीक है, एक तरीके से वो कोच होता है, वो कहता है मैं आपको सिर्फ 70 मिनट देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट देता हूं। ठीक है, तो अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की होती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, पीलिया, रिकेट्स या बेरी-बेरी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों कि विटामिन डी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नाम का रोग साथियों विटामिन डी की कमी से होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? यानी कि पूछे आगरा शहर की किसने स्थापना की थी? ये एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सिकंदर लोदी आपको बताना है, या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तब भी आपको सिकंदर लोदी ही बताना है। चलिए उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 31 अक्टूबर को, 10 मार्च को या 10 सितंबर को? तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तो अभी साथियों 40 प्रश्नों के बाद आपके रीजनिंग के और मैथ के प्रश्न आपके बनना शुरू हो जाएंगे। तो अगर बात करें ना साथियों हम लोग यहाँ पर देखिए मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम नहीं होता है साथियों, बहुत छोटे लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप सही तरीके से देखिए, जो लोग सही तरीके से पढ़ते ही नहीं ना, उनके लिए चपरासी वाला एग्जाम भी बहुत हार्ड कहलाया जाता है। किसी महान पुरुष ने अगर बात करें, किसी महान पुरुष से किसी ने पूछा कि अभी कितनी दूरी बची है, तो उस महान पुरुष ने कहा कि आलसी लोगों के लिए हजारों किलोमीटर है, लेकिन जो मेहनत वाले लोग हैं उनके लिए बस चंद मिनटों की दूरी बाकी है। तो ये कहा जा सकता है साथियों, जो क्वेश्चन आप अगर थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, तो मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में 20/20/20/20 आराम से कर डालोगे। ठीक है, आराम से, यानी कि 60 में से आपके 60 क्वेश्चन ये तय हो जाते हैं। अगर साथी उधर जीके में कुछ नहीं मैं कह रहा हूं 13-14 भी आप कर डालते हो तो बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान के तो चलिए मैथ रीजनिंग हिंदी में 20 में से 20 करेंगे, लेकिन 19 में से यानी कि 19 आ जाए आपके, तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन मैं तो आपके लिए साथियों पूरी यही कोशिश करूंगा कि 60/60 आपके आना चाहिए। चलिए निम्न में से किसी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, बताइए। तो किसे साथियों रखा गया है? शराब को भी रखा गया है, पेट्रोलियम पदार्थ को भी और विद्युत को भी रखा गया है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए आतंकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र साथियों होता है, बताइए। तो आतंकी कार्यवाहियां कहां कहां पर ज्यादा होती हैं? जहां पर सार्वजनिक प्रतिष्ठान होते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पर साथियों ये अपना केंद्र बनाते हैं, आतंकवादी कार्यवाही करते हैं। ठीक है, आतंकवादी हमला करते हैं, या जो सार्वजनिक स्थल होते हैं। तो कहा जा सकता है साथियों आंसर आपका जाएगा डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ग्रेफाइट होता है ना साथियों, ये कार्बन का रूप होता है। आंसर आपका ए हो जाता। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? यानी कि जो साथियों अगर बात करें धन विधेयक होता है ना, ये पहले लोकसभा में जाता है और लोकसभा द्वारा पारित होकर ये धन विधेयक किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा उस पर विचार विमर्श करती है, अगर कुछ सुझाव देना होती तो वो सुझाव देती है और 14 दिनों के भीतर साथियों उसको लौटा देती है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय वन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है आपको मालूम होना चाहिए साथियों, देहरादून में स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आपके सामने यहां पर रीजनिंग के टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला प्रश्न रीजनिंग का आपके सामने है कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग यानी कि चुकंदर, कद्दू, सब्जी के बीच सही संबंध को निरूपित करता है? अब आपके लिए बताइए साथियों ये क्या होगा। अगर बात करें ना सब्जी की, अगर बात करें तो सब्जी मान लीजिए ये हो जाएगी, और सब्जी के ही अंदर चुकंदर भी आ जाएगा और कद्दू भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा साथियों कहां पर बना है? ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर सी में बना है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम क्यों नहीं मान सकते?
देखिए, सब्जी मान लीजिए ये हो जाएगी, तो क्या सब्जी से अलग होता है चुकंदर या सब्जी से अलग होता है कद्दू? तो ये आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए अच्छा ये अब मान लेते हैं ये सब्जी हो गई, ये आपका चुकंदर हो गया और ये आपका कद्दू हो गया। तो मुझे ये बताइए कि ये जो कद्दू है ना, क्या कुछ कद्दू क्या चुकंदर भी होते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से अलग है। यानी कि तीन इसमें से चार आकृतियां आपके सामने दे रखी हैं, इसमें से तीन आकृतियां एक अलग तरीके से हैं और एक आकृति एक अलग तरीके से है। वो जो अलग तरीके से आकृति है उसका ही आपको चुनाव करना है, वही आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर बात करें ना, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनना है, मतलब हर जगह यहां पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। उसके अलावा यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं ना, मतलब इतना ऐसे ऐसे करके है ये चीज। और इसमें भी साथियों वही बात है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है और यहां पर ऐसा नहीं है। तो जो सबसे अलग आकृति होगी साथियों ऑप्शन नंबर बी वाली होगी, और बी वाली है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। इसमें से भी आपको बताना है कि चार ऑप्शन है, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, शंकु है। इसमें से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है आपको ये देखने को मिल रहा है, बताइए। देखिए आयत की अगर बात करें तो आयत आपका कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। वृत्त की अगर बात करें साथियों, वृत्त आपका इस प्रकार से बनाया जाता है। त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। शंकु की अगर बात करें तो शंकु आपका साथियों इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी लग रही है साथियों? देखिए इसमें कुछ रखा जा सकता है तो मैं कहूंगा नहीं, एक ट्रिक से मैं आपको बताऊं, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं साथियों, क्योंकि ये 2D है, 2D आकृति। ये आपका 3D आकृति हो जाएगी, त्रिविमीय आकृति हो जाएगी, इसमें कुछ रख सकते हैं। तो कौन सा इसमें से सबसे अलग होगा, सबसे भिन्न होगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी आपको यही बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है, बताइए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, रीजनिंग को करने बैठो तो आपको मालूम होना चाहिए ए से लेकर जेड तक की पोजीशन। मैं देखिए अगर बात करें ए जो होता है वो एक नंबर पर होता है, बी आपका जो होता है वो 2 नंबर पर होता है, उसी प्रकार जेड आपका जो होता है वो 26 पर होता है, वाई आपका जो होता है वो 25 पर होता है। मतलब ये ए से लेकर जेड तक की आपको लेटर पोजीशन मालूम होना चाहिए। अब इसमें से पूछा जा रहा है सबसे अलग कौन सा है, तो लेटर पोजीशन के माध्यम से हम आंसर को सही करने की कोशिश करेंगे। पी की लेटर पोजीशन क्या होती है साथियों? 16 होती है। ओ की क्या होती है? 15 होती है। और एस की साथियों 19 होती है। और आर की 18 होती है। उसके बाद अगर बात करें वाई की, यहां पर साथियों 25 होती है। और एक्स की आपकी कितनी होती है साथियों? 24 होती है। डब्ल्यू की आपकी कितनी होती है? 23 होती है। और वी की आपकी 22 होती है। उसके बाद देखिए वी की साथियों कितनी होती है? 22 होती है। यू की 21 होती है। और यू की आपकी 24 होती है। और डब्ल्यू की आपकी 23 होती है। उसके बाद अगर बात करें एफ आपका 6 पर आता है, यू आपका 21 पर आता है, ए आपका 5 पर आता है, और वी आपका साथियों 22 पर आता है। अब मुझे ये बताइए इसमें से तीन जो होंगे ना उसमें एक रूल लगा होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें एक अलग रूल लगा होगा, वो आपको बताना है। देखिए 16 से यहां पर 15 हुआ है, एक माइनस किया गया है। उसी प्रकार यहां पर भी 19 से 18 हुआ, एक माइनस किया गया है। अगर बात करें साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि 25 से 24 हुआ है, एक माइनस किया, बिल्कुल। 23 से 22 हुआ है, एक माइनस किया। यहां पर भी एक माइनस, यहां पर भी एक माइनस, लेकिन यहां पर एक माइनस नहीं हुआ है और यहां पर भी एक माइनस नहीं हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग जो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी वाला है, और यही आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के साथियों आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। चलिए साथियों उसके बाद देखिए 45वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यदि हवा को पत्थर कहा जाए, देखिए ये सारा आपको पढ़ना होगा तभी आप बिल्कुल राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। यहां पर कहा गया है कि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, और पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे साथियों? इतना मुझे पता है कि हाथ को तो साथियों किससे धोया जाता है, यहां पर जिसका जिक्र आया है हाथ को साथियों जल से धोया जाता है। किससे धोया जाता है? जल से धोया जाता है। और यहां पर जल को क्या कहा गया है? हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को यहां पर साथियों पुल कहा गया है। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों पुल के साथ जाएगा। क्या पुल ऑप्शन में कहीं पर है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए
निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें 2A 11 आया है, उसके बाद 4D 13 आया है, फिर 12G 17 आया है। तो यहां पर आपको बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले संख्या को ले लेते हैं। यहां पर 2 से साथियों 4 हो गया है, कितनी बढ़ोतरी हुई है 2 की। 4 से यहां पर साथियों 12 हो गया, कितनी बढ़ोतरी हुई है 8 की। यहां पर ऐसे भी तो लिया जा सकता है साथियों, गुणा भी तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 2 में अगर साथियों हम 2 की गुणा कर दे तो 4 आ जाए। 4 में साथियों अगर हम 3 की गुणा कर दें तो 12 आ जाए। तो 12 में साथियों किसकी गुणा करेंगे? देखिए 2 की गई, 3 की गई, तो जाहिर सी बात है 4 की गुणा करेंगे। तो 12 चौक आपका कितना होता है साथियों? 12 चौक 48 होता है। आपके 48 किसी ऑप्शन में है, तो एक तो ए वाले में है, एक तो डी वाले में है, तो हमें और थोड़ा चलना होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर ए है, यहाँ से डी हो गया है, यानी कि कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। उसके बाद साथियों डी से जी आपका हो गया, कितना बड़ा है? 3 बड़ा है यहाँ पर। उसके बाद साथियों जी में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जी 7 होता है, 10 पर साथियों क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। तो जे साथियों यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हैं और यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हैं। अब अंत वाले को देखना होगा। 11 से साथियों 13 हुआ है, कितना बड़ा है? तो 11 से 13 हुआ है साथियों, यहां पर 2 बड़ा है। 13 से 17 हुआ है साथियों, यहां पर 4 बड़ा है। तो अब 17 से क्या होगा? जाहिर सी बात है 6 ही बढ़ेगा। पहले 2 बड़ा, फिर 4 बड़ा, तो अब 6 ही बढ़ेगा, 5 थोड़ी ना बढ़ेगा। तो 17 में साथियों जब 6 जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 23 आता है। तो 48 जे 23 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर कौन सा अंक है साथियों? 6 अंक है। 6 अंक आ जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि यहां पर अगर साथियों बात करें ना, यहां पर साथियों 6 अंक दर्शाया जा रहा है, तो इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इसकी बात मैं कर रहा हूं। मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूं साथियों। 3 के जो उधर है ना, 3 के उधर है विपरीत फलक पर जो है, उसकी बात साथियों मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर साथियों एक ध्यान देने वाली बात जो है, 6 यहां पर भी है साथियों। 6 यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या? 6 कहीं और पर है, 6 कहीं और पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो कहा जा सकता है कि 3 इसका विपरीत नहीं हो सकता और 2 इसका विपरीत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब एक बात यहां पर देखिए, 3 यहां, 3 2 यहां पर भी है, 3 2 यहां पर भी है, और 3 यहां पर भी है साथियों, 2 यहां पर भी है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है साथियों, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाए, सॉरी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से साथियों एग्जामिनर हिंट दे देता है। उसी प्रकार अगर इसको ना लेते तो इसको ले लेते। देखिए 3 यहां पर भी, 2 यहां पर भी है, और 3 ये भी है, 2 ये भी है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम अगर हिंट नहीं देगा तो इस प्रकार के सवालों को कैसे आप कर पाओगे? या तो कभी कभी साथियों ऐसा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर 6 है और 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 ये है, 3 तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन कट जाता। मान लीजिए यहां पर 2 होता तो ये 2 वाला भी ऑप्शन कट जाता। अब मान लीजिए 6 जो है ना, वो 6 हो सकता हो कहीं पर हो। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 6 है, तो ये 1 भी नहीं हो सकता, तो ये भी आपका कट जाता, तो उत्तर हमें 1 ही मिलता, आंसर आप लगा देते। तो ये 2 तरीके होते हैं साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है इसका। यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आप पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहां पर उसके बाद कूट भी दे रखे हैं, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप क्या करेंगे साथियों कि एकदम टाइपिंग करने लगेंगे या प्रिंट आप निकाल लेंगे। पहले तो टाइप करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे। सबसे पहले आप मेरे हिसाब से साथियों ओपन करेंगे, तो 3 वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले ओपन करेंगे, फिर उसके बाद साथियों आप क्या करेंगे? टाइपिंग आप शुरू करेंगे, तो उसके बाद 1 आ जाएगा। जब आप टाइपिंग उसको कर लेंगे ना साथियों, उसके बाद उस जो टाइपिंग आपने की है उसको आप सेव करेंगे, तो उसके बाद साथियों 4 आ जाएगा। जब आप साथियों सेव कर लेंगे, उसका आप क्या निकालेंगे? उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो यहां पर 2 आ जाएगा, और उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। फिर कंप्यूटर को क्लोज आप कर देंगे, तो यहां पर साथियों 5 आ जाएगा। क्या 31425 साथियों ऑप्शन में कहीं पर है? तो 31425 बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन है कि यदि आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलने के दौरान क्रिकेट की गेंद आपकी किसी सहपाठी के सिर पर लग जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? तुरंत घायल सहपाठी को निकट के किसी अस्पताल में लेकर जाएंगे, या घायल सहपाठी को बीच मैदान में
बीच बीच मैदान में आने के लिए कोसेंगे कि तुम क्यों बीच में आए, तुम्हारे क्यों गेंद लगी, तुम बीच में ही क्यों आए, ऐसा करेंगे, या किसी दूसरे सहपाठी पर आरोप लगा देंगे, या खेल के मैदान से ही भाग जाएंगे। तो यहां पर साथियों अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन हो या ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर साथियों यहां पर क्या होगा। कुछ नहीं करना है साथियों, जब भी ये दो अनुपात आपको दिखे, यहां पर एक अनुपात दिखे, यहां पर दो अनुपात दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इसका संबंध साथियों किससे, इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध जो है ना वो किससे होगा, और चार ऑप्शन आपको आपके ऑप्शन में साथियों दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तरीका साथियों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेटर पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे कि एच होता है साथियों 8 पर, जे होता है 10 पर, एल होता है 12 पर, और एन होता है साथियों 14 पर। उसी प्रकार अगर बात करें पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, और वी होता है 22 पर। तो अब मुझे यहां पर साथियों बताइए यहां पर इसमें क्या रिलेशन है। तो 8 से साथियों यहां पर 16 हुआ है, 10 से यहां पर 18 हुआ है, 8 बढ़ाया गया है दोनों में, 12 से यहां पर साथियों 20 हुआ है, 14 से यहां पर 22 हुआ है, 8 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इसमें भी हमें 8 8 ही बढ़ाना है। ये आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें साथियों जब आप क्या क्या बढ़ाएंगे, जब आप 8 8 बढ़ाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका साथियों 14 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। अब 10 पर साथियों जे आता है, 12 पर साथियों एल आता है, एन एन आ जाएगा, और ये आपका पी आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, जे एल एन पी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर मैंने थोड़ी सी ज्यादा स्टेप लिखी, आप यहीं पर अगर समझ गए थे, इसको भी अगर आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही समझ गए थे भाई सब में 8 8 बढ़ रहा है, तो आप यहां पर ये ना लिखते कि बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है। आप ऐसे ही दो में आपने देखा बी 2 पर आता है, 2 और 8 कितना हुआ, 10 हुआ, तो डायरेक्ट आप जे लिखते। आपने देखा डी 4 पर आता है, दिमाग में आपने सोचा 4 और 8 12 होता है, अब डायरेक्ट आप 12 नहीं लिखते, डायरेक्ट आप एल लिखते, तो ऐसे आपका समय बचेगा। अब ये तो मैं आपको साथियों स्टेप लिख रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए अगर 100 बच्चों में से, 1000 बच्चों में से एक बच्चे की भी समझ में नहीं आई तो मेरी मेहनत साथियों बेकार ही कहलाएगी। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मोतियाबिंद का संबंध है। अब मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर दो अनुपात लिखे हो, एक अनुपात उसका संबंध हो, इसका मतलब होता है मोती, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। चलिए मोतियाबिंद जो होती है ना, आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि वो भाई आंख का ऑपरेशन कराते हैं, मोतियाबिंद उनको हो गया है, ऐसा आपने सुना होगा। तो जैसे कि मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, उसी प्रकार निमोनिया का संबंध किससे होगा, कान से, तंत्रिका तंत्र से, तंत्रिका और अंग से, फेफड़ों से या मस्तिष्क से। साथियों निमोनिया का संबंध जो होता है वो फेफड़ों से होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टी 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 का संबंध 7 7 7 से है, तो उसी प्रकार आर 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 का संबंध किससे होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए अगर बात करें साथियों, टी आपका जो होता है ना, टी की लेटर पोजीशन क्या होती है, 20 होती है। 20 से यहां पर 7 हुआ है, तो 20 से 7 करने के लिए 13 माइनस करेंगे, तो 13 जब माइनस करेंगे तो क्या 7 7 7 आ रहा है, ठीक है 7 7 7 आ गया, मतलब हमें 7 चाहिए था ना, तो इसलिए हमने 13 माइनस किया है। ये होता है साथियों आपका 18 पर, तो 18 में से भी हम 13 ही माइनस करेंगे, तो जब 18 में से 13 माइनस करते हैं तो 5 5 5 आता है, यानी 5 आता है। तो क्या 5 5 5 ऑप्शन में साथियों है, तो नहीं है, तो ये मेथड नहीं इसमें लगेगा। दूसरा मेथड कौन सा लग सकता है, अगर यहां पर साथियों बात करें, देखिए अगर जी की जो पोजीशन होती है ना, मतलब जो 7 की पोजीशन होती है ना वो जी होती है। अगर बात करें ये टी का अपोजिट वर्ड होता है जी, अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो आर का अपोजिट वर्ड साथियों क्या होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आर का अपोजिट वर्ड होता है आई, और आई को जो होता है वो 9 पर होता है, तो यहां पर साथियों आएगा 9 9 9, और 9 9 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि अगर ए का संबंध जेड से है तो मुझे ये बताइए साथियों बी का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न आपके सामने आए। तो भाई ए का अपोजिट वर्ड ही तो है जेड, तो बी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, वाई होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वाई आएगा। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि अपोजिट वर्ड कैसे निकालोगे। जैसे कि टी का अपोजिट वर्ड आपको निकालना है ना, तो आप टी की लेटर पोजीशन क्या होती है, 20 होती है, तो इसको 27 में से घटाओगे, सबको 27 में से घटाओगे आप, ठीक है। अगर बात करें आर 18 पर होता है ना, तो आर का अगर अपोजिट वर्ड आपको मालूम करना हो तो आर को भी साथियों यानी कि 18 को भी 27 में से ही घटाओगे, अपोजिट वर्ड आ जाएगा
जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, ठीक है, 17 में 60 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो वही तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी 7 7 7 आ गया है और यहाँ पर भी 9 9 9 आ गया है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। कि निम्नलिखित श्रृंखला संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 4 है, उसके बाद 12 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, फिर 16 होगा और फिर 13 होगा। तो यहां पर अगर बात करें 4 से ये 12 हुआ, इससे बढ़िया तो यही होगा कि 4 से ये 8 हो गया, 4 से 8 हो गया, 4 बढ़ाया गया, 8 से 12 हो गया यानी कि 4 बढ़ाया गया और 12 से 16 हो गया यानी कि 4 ही बढ़ाया गया। अब ये 12 से साथियों 9 हुआ यानी कि 3 घटाया गया, 9 से यहां पर भी 3 घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए और जब 6 में से 3 घटाएंगे तो यहां पर 3 ही आ जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको इसका एक छोटा सा बहुत आसान सा मेथड आपको बता देता हूं। कभी भी आपको साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपको साथियों कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले साथियों इन सभी को काउंट कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि ये कितने लेटर हैं, 20 हैं। अब इनका हम पेयर बनाएं, या तो इनका पेयर साथियों 5 में भी बनाया जा सकता है या 4 में भी बनाया जा सकता है। पहले हम 4 में बनाकर देखते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमने इसको अलग कर लिया, बिल्कुल ये वाले अलग हो गए, 1 2 3 4 ये वाले अलग हो गए, ये अलग है, ये अलग है, 1 2 3 4 ठीक, ये अलग हो गए, 1 2 3 4 ये आपके अलग हो गए और 1 2 3 4। अब बच्चा बच्चा भी बता देगा साथियों, यहां पर बी आया है और यहां पर ए भी आया है, तो यहां पर भी बी है। देखिए अंतिम वाला बी बी ही होगा, बी अंत में, बी अंत में, बी अंत में, तो बी अंत में यहां पर भी आएगा तो इसलिए यहां पर साथियों बी आ जाएगा। बी अंत में और बी अंत में, बी अंत में, बी अंत में। अब बीच में क्या क्या है साथियों, मतलब बीच में क्या, यहां पर तो सी है ना, तो यहां पर भी साथियों सी ही आएगा और बीच में सी ए है तो सी आ गया, ए ये हो गया, सी ए हो गया, ये हो गया, सी ए ये हो गया, तो सी ए हो गया। तो अब देख लीजिए जो जो मैंने लेटर लिखे उनको ही लिख लीजिए, सिर्फ सी मैंने लिखा था, उसके बाद साथियों मैंने ए लिखा था, उसके बाद साथियों मैंने बी लिखा था, उसके बाद साथियों मैंने सी लिखा था। तो सी ए बी सी कौन से ऑप्शन में है, सी ए बी सी तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब मैंने यहां पर 2 कंडीशंस लिखी थी, 4 का मैंने पूर्ण वाला सबसे पहले करके देखिए, तो आपने जब मान लीजिए ये लाइन खींच ली और 4 4 के पेयर कर लिए। अब आप देख रहे होंगे कि भाई इसमें तो मामला नहीं बन रहा है, कहीं पर ऐसा संभावित ही नहीं है कि ये पेयर बन सके। तो आप 5 5 का करके देख लोगे और जब 5 5 का करके देखोगे तो आपका हिसाब किताब मामला आपका बन जाएगा और आप आंसर ला दोगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं साथियों क्या क्वेश्चन है और क्या यहां पर कहना चाह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि ये कुछ नहीं है साथियों, क्वेश्चन जो असली शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, कथन से शुरू होता है। सभी गाय पशु हैं, यहां पर लिखा हुआ है, नीचे देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। अच्छा नीचे निष्कर्ष है, ऊपर कथन है ये और नीचे निष्कर्ष है और उसके ऑप्शन है। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें, ठीक है मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, नीचे का अभी भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी गाय पशु हैं, ठीक है। अब सभी गाय यहां पर पशु है, मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, ये आपके साथियों गाय हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी गाय हो गई। कहने के सभी गाय जो है ना वो सभी गाय हमने ये मान लिया, ये आपके पशु हो गए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अरे भाई सभी गाय जो है वो पशु है, यानी कि पशु के अंतर्गत ही, पशु के अंदर ही आएंगी गाय। उसके बाद लिखा है कि सभी हिरण गाय हैं, मान लीजिए हिरण का हमने ये बना लिया, हिरण आपकी ये हो गई। तो कहा जा रहा है कि सभी हिरण गाय हैं, तो हिरण जो है ना साथियों वो गाय के अंतर्गत आएंगी। यानी कि अब आपको ये मालूम करना है कि पशु के अंतर्गत गाय हैं और गाय के अंतर्गत हिरण है। क्या पशु के अंतर्गत गाय हैं और गाय के अंतर्गत हिरण है। यहां पर एक बार हम लोग बना लेते हैं, क्या था साथियों, ठीक क्या था साथियों कि यहां पर पशु था, ठीक है, और यहां पर साथियों क्या था, यहां पर आपका ये आपकी गाय थी, ठीक है, और ये आपकी क्या थी साथियों, ये आपकी हिरण थी, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ सभी हिरण पशु हैं, तो सभी हिरण भाई साहब पशु ही तो, ये सब पशु के अंतर्गत तो आएगा, ये पशु ही तो है, तो ये तो बिल्कुल साथियों सही है। सभी पशु गाय हैं, क्या सभी पशु गाय हैं, तो सभी पशु गाय नहीं है,
ये लिखा होता सभी गाय पशु हैं तो ये सही हो जाता, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा और पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक सही है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। लड़कों की एक कतार में अनुभव का स्थान दाएं से 12वां स्थान पर है और बाएं से अगर बात करें तो चौथे स्थान पर है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए ताकि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो बहुत आसान सा प्रश्न। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए साथियों क्या कि आपका अगर सीधा हाथ है, वो सीधा हाथ क्या कहलाया जाता है? वो साथियों दायां हाथ कहलाया जाता है। अगर आपका जो साथियों उल्टा हाथ है ना, उल्टा, वो क्या कहलाया जाएगा? वो आपका बायां हाथ कहलाया जाता है। ये 2 पॉइंट मैं आपको हर बार बताता हूं साथियों। देखिए, अगर कहा जाएगा आपसे कि दाएं तरफ से चलिए तो आप इधर से चलोगे इसकी तरफ। अगर आपसे कहा जाएगा कि बाएं की तरफ चलो तो आप चलोगे अपने उल्टे हाथ की तरफ से। 2 बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बढ़ते हैं साथियों प्रश्नों की तरफ कि लड़कों की एक कतार में अनुभव एक लड़का है, उसका स्थान दाएं से 12वां है। दाएं से यानी कि दाएं स्थान से चला साथियों, ठीक है, इधर चला। मान लो यहां पर वो कहीं आकर रुका और ये 12वां स्थान है किसका? अनुभव का। ठीक है ना, ये हमने अनु लिख दिया इसको। उसके बाद कहा गया है तथा बाएं से चौथा स्थान है, यानी कि बाएं से इधर से चलेगा, बाएं स्थान से चौथे स्थान पर है, चौथा है, यानी कि 1 2 3 और चौथा ये खुद हो गया। इसका मतलब ये है कि साथियों इसके इधर की तरफ अगर बात करें तो 3 लड़के हैं, चौथा तो ये खुद है ना, तो 12 लड़के इधर हैं, मतलब उसमें भी खुद भी शामिल है और 3 लड़के हैं, तो कुल मिला के कहा जा सकता है साथियों 15 लड़के हैं। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए? अभी 15 लड़के हैं ना इस कतार में। पूछा आपसे जा रहा है कि बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए ताकि कतार में कुल लड़के 28 हो जाए। अरे भैया अभी 15 है, तो जब 13 इसमें और इकट्ठा कर लोगे तो 28 लड़के हो जाएंगे। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। नीचे दिए गए अक्षर यानी कि ये जो अक्षर है, नीचे दिए गए अक्षर संख्या समूह का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? मान लीजिए साथियों यहां पर ये हम आईना रख देते हैं, एक दर्पण रख देते हैं। तो अब ये साथियों आईने में कैसे दिखेंगे? आईने में जो होता है ना साथियों, वो एक तरीके से उल्टा दिखता है। आईने में दिखता है जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखता है, यही तो खासियत है आईने की। ठीक है, उल्टा ही दिखेगा हमेशा। खैर चलिए, यहां पर अगर बात करें साथियों तो टी सबसे अंत में है और टी जैसा है वैसे ही दिखेगा। ठीक है, कुछ लेटर ऐसे होते हैं अगर उनको दर्पण में भी देखोगे तो वो सेम ही दिखेंगे, जैसे कि ये आपका ए हो गया, और भी कुछ होते हैं, टी भी हो गया। ठीक है, तो यहां पर साथियों मैं आपको बता देता हूं कि टी आपका कैसा दिखेगा। तो आपने देख लिया टी कैसा दिखेगा, और ये समझ लीजिए साथियों इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए साथियों, अगर आपने साथियों वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो टी सबसे पहले आ गया। 9 ऐसे नहीं दिखेगा, 9 आपका किस प्रकार से दिखेगा? कुछ इस प्रकार से 9 दिखेगा। 3 की बात करें, 3 आपका ऐसे दिखेगा। पी की अगर बात करें तो पी आपका ऐसे दिखेगा। एल आपका ऐसे दिखेगा और 4 आपका साथियों कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसा कहां पर लिखा है। ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, और ऑप्शन नंबर ए में लिखा है साथियों, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है उसके। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संतरा, फल, आलू को निरूपित करता है? पहला प्रश्न इसी टाइप का था साथियों। अगर बात करें, देखिए फलों के अंतर्गत ही तो क्या आएंगे? मान लीजिए ये आपके क्या हो गए? फल हो गए, और फलों के अंतर्गत ही तो साथियों संतरा आएगा, क्योंकि संतरा एक फल है। लेकिन आलू की बात करें तो आलू एक सब्जी के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका आलू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा साथियों को यहां पर ढूंढकर आप बताइए कि ऐसा कहां पर आपको नजर आ रहा है। तो ऐसा तो आप लोग जब देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो किसमें साथियों पाएंगे? यहां पर तो साथियों ऐसा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये और ये भी आपका साथियों गलत हो जाएगा। अगर बात करें आपका ऐसा आना चाहिए, इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का आना चाहिए, ऐसा कहीं पर नहीं है। तो कुल मिला के साथियों इसके साथ आप लोग जाएंगे जो मैंने यहां पर आपको सोल्यूशन बताया है। उसके बाद देखिए साथियों ये क्या आ गया साथियों, चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ, एक ये क्वेश्चन, अच्छा ये इसी से रिलेटिव ही है। आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन कौन से तर्क प्रबल हैं। खैर कोई नहीं, यहां से आपके मैथ से शुरू हो जाएंगे। पहला चलिए 60वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कथन लिखा हुआ है साथियों, क्या छात्र संघों के राजनीतिक दलों से संबंध होने पर प्रतिबंध होना चाहिए? यानी कि जो छात्र के संघ हैं, छात्र संघों का अगर राजनीतिक दलों से संबंध कर दिया जाए तो क्या इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए?
हाँ या नहीं, कौन सा तर्क मजबूत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि छात्र संघों का राजनीतिक दलों से संबंध होने पर प्रतिबंध कर देना चाहिए। अगर तर्क मजबूत होगा तो यह भी उत्तर हो सकता है। तर्क क्या कह रहे हैं देखिए, राजनीतिक दल अपने स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए छात्र संघों का अनुचित लाभ उठाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है साथियों। जब राजनीतिक दलों को जो विद्यार्थी होते हैं या जो छात्र होते हैं उनका एक समूह मिल जाता है, तो वो अपनी ना करने बात भी मनवा लेते। क्यों? क्योंकि उनके साथ साथियों पब्लिक हो जाती है और अपना वो साथियों एक तरीके से बात करें अनुचित लाभ उठाते, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना छात्र संघ बच नहीं पाएगा। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिला तो छात्र संघ बच नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर बात करें तर्क यहां पर साथियों जो मजबूत था ना, वो कौन सा वाला था? वो ऑप्शन नंबर ए वाला था। मतलब ए वाला नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं तर्क एक जो था वो प्रबल था साथियों। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर आपके सामने 61 से लेकर 80 तक साथियों मैथ के क्वेश्चंस होंगे और ये पूरी मैथ के टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस होंगे जो आप अपने एग्जाम में साथियों देखेंगे ही देखेंगे। तो बहुत साथियों तेजी के साथ अगर बात करें, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको यहां पर मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक साथियों हम लोग यहां पर चलेंगे। चलिए, राजू ने एक व्यापार में, मतलब राजू एक लड़का है, उसने व्यापार में 1700 रुपए लगाए और सचिन ने कितने रुपए लगाए? 2000 रुपए लगाए और 2 वर्ष तक उन लोगों ने इंतजार किया और 2 वर्ष के बाद में उनका जो लाभ होता है ना, मतलब दोनों का लाभ 1480 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें से सचिन का हिस्सा कितना है? इस प्रकार का क्वेश्चन ना आए साथियों आपके एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता। अब यहां पर एक बात मैं आपको साथियों बता देता हूं, उन लोगों ने जो रुपए लगाए ना, उन लोगों ने कितने कितने रुपए लगाए? एक ने 1700 रुपए लगाए और एक ने 2000 रुपए लगाए। तो इसका जरा अनुपात निकाल लीजिए साथियों, क्या निकलेगा? इसका अनुपात निकलेगा 17:20। अब उन्होंने जिस अनुपात में पैसे लगाए थे उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। अगर उसने एक अनुपात लगाया था, एक ने एक अनुपात लगाया, दूसरे ने 2 रुपए लगाए थे, तो उसको लाभ भी ऐसे मिलेगा, उसको एक मिलेगा। तो क्योंकि जितना पैसा जो ज्यादा लगाएगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए साथियों किसका अनुपात है? जो पैसे उन लोगों ने लगाए थे। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, जिस अनुपात में पैसे लगाए थे उसी अनुपात में उनको लाभ मिलता है। तो कहा जा सकता है साथियों कि राजू को 17 का अगर लाभ होता है तो सचिन को 20 का लाभ होता है। ठीक है, अब अगर साथियों देखिए, और टोटल लाभ आपके सामने है। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि टोटल चीज आपको पता हो और 2 अनुपात आपको पता हो, उसमें से एक अनुपात आपको निकालना है, इसमें से सचिन का अनुपात निकालना है, यानी कि यह अनुपात निकालना है 20 वाला, तो आप क्या करोगे? 14:80 कौन सा अनुपात निकालना है वो ऊपर अनुपात रखोगे और नीचे कौन सा नंबर रखोगे? इन दोनों को जोड़ कर दोगे। तो इन दोनों को साथियों जोड़ने पर कितना आएगा? साथियों कितना आएगा? 37 इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। ठीक है ना? चलिए, अब साथियों क्या करेंगे? अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको साथियों कैलकुलेट करना है। बस आंसर जो है ना वो आपके साथियों सामने आ जाएगा। अगर हम साथियों 37 को, ये 138 है, तो किससे जरा गुणा कराएं आप लोग बताइएगा। अगर हम इसकी 4 से गुणा कराएं, 4 से गुणा कराएं, क्या आता है? 7 चौक आपका 28 आ जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साथियों 37 की जब 4 से कराएंगे साथियों, गुणा कराएंगे तो कितना आता है? मतलब 37 से कम 37, 37 चौक 138 होता है। अब जीरो इसमें लग जाएगा। अब इस 40 की गुणा 20 से हो जाएगी, तो 40 की अगर 20 से करेंगे तो साथियों 800 आता है और 800 के ऑप्शन में है साथियों, तो बिल्कुल ऑप्शन में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो सबसे पहले हम तो यही लिख लेते हैं साथियों कि कोई 3 संख्याएं होंगी, इनका औसत कितना है? इनका औसत 15 है। तो उन 3 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा? 15 तियां 45 होगा, इतना हमें मालूम पड़ गया है। उसके बाद कहा गया है कि यदि संख्याओं का अनुपात, यानी कि एक संख्या 3x है, एक 5x है, एक 7x है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि 7x की वैल्यू आपसे जो है ना वो साथियों पूछी जा रही है। तो अगर बात करें, एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है,
तीसरी संख्या 7x है। ये तीनों संख्याओं का कुल योग कितना है यही तो दे रखा भाई साहब 45, ठीक है 45 दे रखा है। तो इनको जरा जोड़ लीजिए, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, 8 और 7 आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 15x बराबर क्या है साथियों 45 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 45/15 आ जाएगा, और 15 एकम 15, 15 3 आपका 45 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका 3 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए x का मान 3 है, और यहां पर हमने देखा था पूछ किसका रहा था, 7x का मान पूछ रहा था। तो 7 गुणा 3 कर देंगे बराबर आपका 21 आ जाएगा, यानी कि साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा 21 के साथ जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या ना पूछकर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 3x का मान क्या होता है 3 3 9 हो जाता, तो 9 आपका आंसर हो जाता। तो कुल मिला के आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राकेश एवं रमेश एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 12 दिनों में साथियों पूरा करते हैं। कौन कौन, राकेश है और रमेश है, ये दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि रमेश अकेला अगर उसी काम को करता है तो ये इसको 30 दिन लगते हैं। पूछा आपसे ये जा रहा है कि राकेश अगर अकेले उस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए भाई साहब 2 लोग हैं यहां पर, एक है साथियों राकेश और दूसरा है रमेश, ठीक है। राकेश और रमेश जब साथियों दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो 12 दिनों में पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर रमेश की अगर बात करते हैं, रमेश अगर अकेला उस काम को करता है तो उसको साथियों 30 दिन का समय लगता है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि राकेश अगर अकेला उस कार्य को करे तो कितने समय में पूरा करेगा। राकेश अगर अकेला उस कार्य को करे तो कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके का कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे साथियों, ऐसे करोगे और यहां पर एक वो नंबर लिखोगे जो 12 के पहाड़े में भी आए और 13 के पहाड़े में भी आए। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आती, कितनी बार में 12 पंजे 60, तो पंजे यहां पर लिखोगे, 30 दूना 60 तो 2 यहां पर लिखोगे। अच्छा ये क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये टोटल काम होगा, ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए तो जब रमेश जो है ना, रमेश ये एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि जब रमेश एक दिन में 2 काम करेगा तो जाहिर सी बात है राकेश एक दिन में 3 काम करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर जब 5 काम कर रहे हैं और रमेश का हमें पता चल गया भैया कि 2 काम करता है एक दिन में, तो जाहिर सी बात है ये 3 काम करेगा राकेश, ठीक है ना। अच्छा ये टोटल काम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब टोटल काम मान लीजिए 60 है और राकेश एक दिन में 3 काम करता है, तो इस पूरे काम को ये कितने दिन में निपटा पाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 20 दिन में ही तो साथियों निपटा पाएगा। तो राकेश को उस काम को करने में साथियों 20 दिन लगेंगे। तो आपका आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 20 दिन के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए अनुपात बी एक्स अनुपात वाई। तो एक्स का मान क्या होगा, यानी कि इसका अनुपात मतलब इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं आपको साथियों करना है, क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी है तो ए बटे बी लिख सकते हैं, बिल्कुल बराबर लगा लेंगे। एक्स अनुपात वाई है तो एक्स बटे वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, तो एक्स जैसा रखा है उसको वैसा ही रखा रहने दो। अगर बात करें जब बराबर होता है तो इस वाले की गुणा इससे और इसकी गुणा इससे होती है, तो इसकी गुणा हम इससे कराएंगे, तो ए की गुणा वाई से कराएंगे तो यहां पर साथियों ए वाई आ जाएगा, और अब बटे में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो एक्स का मान आपके सामने आ गया। एक्स बराबर क्या है साथियों, ए वाई बटे बी है। तो ए वाई बटे बी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा, कि 12 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 16 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है साथियों, देखिए 12 मजदूर हैं उस काम को, किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 16 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मैं कहूंगा साथियों इतने दिनों में करेंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए 12 गुणा 8 हो जाएगा, ये 16 इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि भाग देना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 8 एकम 8 हो जाएगा, 16 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर 12 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं तो 16 मजदूर उसी काम को 6 दिनों में करेंगे। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है साथियों। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हैं सभी लोग साथियों एक बार कम से कम वीडियो को लाइक कर देंगे।
चलिए, और बिना कहे साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग। दो संख्याएं हैं 5:9 की, यानी कि एक संख्या 5 है तो दूसरी 9 है। ऐसे भी हो सकता है कि अगर एक संख्या 50 है तो दूसरी 90 है। ऐसे भी हो सकता है कि एक संख्या 500 है तो दूसरी 900 है। तो कुल मिला के दो संख्याएं, एक अगर 5x है तो दूसरी 9x है, इसके अनुपात में है। दोनों में 9 जोड़ने पर उसमें 16:27 का अनुपात हो जाता है। तो दो में से कोई एक संख्या आपको बताना है। तो दो संख्याएं जो है ना 5x 9x है, ठीक है, 5x और ये आपका 9x। कहा जा रहा है कि जब इसमें 9 जोड़ते हैं तो 5x में भी हम 9 जोड़ देंगे और 9x में भी हम 9 जोड़ देंगे। कहा जा रहा है कि 9 जब जोड़ते हैं तो उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, यानी कि 16/27 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बराबर लगाना, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी। बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों। देखिए मैथ की अगर बात करें ना, मैथ को बहुत आसानी तरीके से साथियों मैं आपको बता दूंगा, यानी कि एग्जाम तक अगर आपने साथ दिया तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं है, यानी कि कोई हरा नहीं आपको सकता है एग्जाम में। चलिए, तो अगर बात करें साथियों 27 पंजे कितने होते हैं, तो 27 पंजों की अगर बात करें 135 हो जाएंगे। तो यहां पर साथियों आपके 135x आ जाएगा। अब अगर बात करें 27 नीम कितने होते हैं, तो 27 नीम की अगर बात करें गुणा करा लेते हैं। 27 नीम की अगर बात करें गुणा करा लेते हैं, 7 नीम आपके 63 हो जाएंगे। 9 दूना आपका 18 हो जाएगा, आपका ये 24 हो जाएगा, यानी कि 243 हो जाएंगे। बराबर अगर बात करें साथियों 16 नीम कितने होते हैं, 144 होते हैं, 144x आ जाएगी। ये ना 16 नीम आपका, और 16 अच्छा नीम यहां पर भी था, 16 नीम यहां पर भी था, तो ये आपका सिर्फ 144 हो जाएगा, 144x नहीं होगा। अब यहां पर हमें बात करें, हमें x का मान निकालना है, तो हम साथियों क्या कर सकते हैं, हम 144 है ना लिखा हुआ 144, उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 144x। ये बराबर के उधर है 135, ये इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा 135x यहां पर हो जाएगा। तो 135x हमने यहां पर लिख लिया, क्योंकि हमें साथियों x का मान निकालना है। अब ये बराबर है, अब ये क्या है साथियों 243 है, 243 वैसे का वैसे ही रखेंगे। ये प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 144 में से 135 घटेगा साथियों कितना बचेगा, तो जाहिर सी बात है 9 बचेगा, 9x। और 243 में से साथियों कितना बचे घटेगा, 144 घटेगा तो साथियों 99 बचेगा। ठीक है ना, 9x बराबर 99 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 99/9 आ जाएगा। 9 एकम 9 और यहां पर 11 आ जाएगा, यानी कि x का मान आपका जो निकला है वो 11 साथियों निकला है। कितना निकला है, 11 निकला है। और पूछा जा रहा था कि दो में से कोई एक संख्या बताइए, तो एक संख्या तो है साथियों 5x की और एक संख्या है 9x की। अगर पहली वाली संख्या की बात करें, यानी कि 5x क्या हो जाएगा, 5 × 11 हो जाएगा, तो ये तो साथियों 55 आ जाएगी। ठीक है, क्या 55 ऑप्शन में है, 55 ऑप्शन में नहीं है। इसने ये कहा था कि कोई भी संख्या बता दो। अगर 9 की गुणा साथियों 11 में करे तो 9 की 11 में करेंगे 99 आ जाएगा। क्या 99 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, क्या हो सकता है साथियों यहां पर राइट आंसर, देखेंगे और कैलकुलेट करके साथियों यहां पर आप सभी लोग बताएंगे कि राइट आंसर यहां पर क्या होगा, बताइए। 4,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए मूलधन कितना है, 4,000 है, तो मूलधन को हम लिख सकते हैं साथियों p बराबर कितना है 4,000 यहां पर है। आर कितनी है, यानी कि दर कितनी है, रेट कितनी है साथियों, आर है आपकी 10% हो जाएगी। और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष में, यानी कि टी बराबर साथियों 2 वर्ष यहां पर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर क्या होगा। हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे साथियों सबसे पहले क्या, सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे, यानी कि ए हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको साथियों बता रहा हूं। ए निकालेंगे ना, उसके में से ए में से हम पी माइनस कर देंगे, यानी कि मूलधन माइनस कर देंगे, तो वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए भाई यहां पर अगर बात करें फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब अगर बात करें ए हमें निकालना है, तो ए बराबर पी की वैल्यू क्या है, पी बराबर 4,000 है, और यहां पर 1+r कितना है, आर 10% है, बटे में 100 आ जाएगा, और टी की वैल्यू साथियों 2 है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, अब 1/10 यहां पर हो गया है। अब गुणा करा लो, इसकी इससे कराओगे, यानी कि 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 और 1 ये 11 हो जाएगा, मतलब 11/10 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या निकलेगा साथियों 4,000, 11/10
पावर है ना, स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे 11/10, तो 11/10 11/10 आ जाएगा। ये 2 जीरो हैं, यहां पर भी 2 जीरो हैं, कट हो जाएंगे। तो अब ए बराबर साथियों क्या आ जाएगा, 40 गुणा 11 गुणा 11 आ जाएगा। ठीक है ना साथियों, तो 11 11 11 की गुणा 11 से करोगे तो साथियों कितना होता है, 121 होता है। अगर 121 की गुणा 4 से करा ली जाए तो 4 8 4 आ जाएगा। यानी कि साथियों ए बराबर अब हमें मिल चुका है, क्या होता है साथियों, 4840 होता है। मैंने आपसे कहा था चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाए तो कभी डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज ना निकालो, आप सबसे पहले मिश्रधन यानी कि ए की वैल्यू निकाल लो। अब इस ए की वैल्यू में से साथियों मैं आपको बता देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए की वैल्यू अभी आपने देखी ये है, तो 4840 ये हो जाएगा, माइनस पी की वैल्यू क्या है, 4000 है, तो यहां पर 4000 आ जाएगा। तो कितना निकलेगा साथियों, 840 निकलेगा, और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 840 तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है साथियों, 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए साथियों एक वर्ग हमने यहां पर बनाया, यहां पर वर्ग कहा जा रहा है ना, तो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है, ये जो यहां से आता है ना, विकर्ण की लंबाई कितनी बताई जा रही है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, हमें इसकी लंबाई साथियों मालूम करना है, ये क्या है, मान लो ये ए है, ठीक है, तो हम सबसे पहले जब इसकी लंबाई याद करेंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो ए का जो स्क्वायर करें, यानी कि इसी नंबर का जो स्क्वायर करा दोगे और जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर साथियों आप कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक वर्ग है और उसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप ए का मान निकालेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है साथियों, क्या होता है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, √2 गुणा ए। और √2 गुणा ए बराबर इसमें यहां पर 6 दे रखा है, तो अब ए का मान साथियों निकालना है हमें, तो 6 बटे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब ए का मान निकल जाएगा उस ए का स्क्वायर कर देना, वही साथियों क्षेत्रफल कहलाता है। तो जब हम साथियों इसका मान लीजिए हमने स्क्वायर किया, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो साथियों ऊपर क्या आ जाएगा, 6 गुणा 6 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 गुणा √2 आ जाएगा। तो 6 छंग तो साथियों ऊपर 36 हो जाएगा, यहां पर नीचे √2 है तो 2 आएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। √3 अगर √3 की गुणा कराई जाती है तो एक 3 निकल के आता है, √4 अगर √4 की गुणा कराई जाती है तो सिर्फ 4 निकल कर आता है। इसको कट करोगे साथियों तो 18 आ जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 18 होगा। अब मान लीजिए आपसे कभी ऐसा पूछा जाता कि सवाल में लिखा होता कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 6 है, तो उसका क्या बताइए, उसका परिमाप बताइए, परिमाप बताइए। अगर परिमाप आपसे पूछा जाए तो परिमाप क्या होता है, जब ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, फिर ये भी 6 होगा, फिर ये भी 6 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 टोटल कितना बैठेगा साथियों, 24 तो बैठेगा। तो परिमाप पूछा जाए तो इस प्रकार से करना है, और आपसे साथियों भुजा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये उसमें भी भुजा में भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आपको स्क्वायर करना है। बहुत सा 3 तरह के मैंने आपको साथियों सवाल बता दिए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि घन का आयतन कितना है साथियों, 125 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, डिक्टो आपके सामने यही क्वेश्चन आएगा, बस इसकी जगह नंबर कोई और लिख दिया जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए अगर घन की आयतन की अगर बात करें, यानी कि घन के आयतन की अगर बात करें तो लिखा जा सकता है भुजा, उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी कि घन का आयतन क्या होता है साथियों, ए क्यूब होता है, और ए क्यूब बराबर यहां पर 125 दे रखा है। तो मुझे बताइए ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों ए क्यूब बराबर 125 है ना साथियों, तो 5 क्यूब, अरे भाई 5 का क्यूब ही तो होता है 125, तो इससे ये कट लो, तो ए बराबर आपके सामने 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है, संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों इसका फॉर्मूला होता है 6a²। अब 6a² होता है, ए की वैल्यू हमें पता है, और जरा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 6 ए कितना है, 5 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो 6 गुणा 25 हो जाएगा, और 25 छंग कितने होते हैं साथियों, 150 होते हैं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है कि एक दुकानदार अपने माल का दाम सबसे पहले 10% क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है भाई, उसका माल है, उसने बढ़ा दिया 10%।
तब ग्राहक को 10% की छूट प्रदान करता है, तो इस सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होती है? कितने प्रतिशत की हानि या लाभ, मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। और इस प्रकार का साथियों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अब दुकानदार की जगह कुछ भी कर देगा, ठीक है, साड़ी का एक भाव 10% बढ़ाता है, उसके बाद ग्राहक को 10% छूट देता है, डिस्काउंट देता है, या पहले 10% बढ़ाता है फिर 10% घटा देता है, या 10% बढ़ाता है 15% घटा देता है, ऐसे कुछ भी कर सकता है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहले वाला जो है उसको आप साथियों वाई मान लो, सॉरी एक्स, इसको आप एक्स मान लोगे और इसको आप वाई मान लोगे। तो एक सूत्र होता है साथियों एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो x पहला वाला क्या है, 10% बढ़ती है तो वो प्लस का आएगा, दूसरा वाला छूट प्रदान की है तो माइनस में आएगा साथियों, तो ये आपका 10 माइनस में आ जाएगा। अब यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, और x प्लस का है तो 10 और y क्या है माइनस का है तो -10 आपका आ जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो 10 में से 10 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 10 गुणा 10 आपका हो जाएगा तो आपका 100 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 बचने का मतलब यह है कि 1% की हानि होती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का एक प्रश्न है कि 15,000 रुपए के एक बिल पर 50% की कटौती देने में, यानी कि बात करें 50% की कटौती देने में या 30%, 20% की दो क्रमिक कटौतियां देने में अंतर क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 15,000 यहां पर है, 15,000 रुपए है यहां पर, एक बार 50% की उसको कटौती दी गई, यानी कि 50% की छूट दी गई। अब उसका कितना मान होगा वो यहां पर हमने मान लीजिए लिख लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर 15,000 पर पहले 30% की कटौती दें और फिर उसके बाद 20% की कटौती दें, तो क्या साथियों मान आएगा, वो हमने यहां पर लिख लिया। इनका साथियों डिफरेंस आपको निकालना है, इतना सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहां पर साथियों करना कुछ नहीं है, सवाल बढ़िया लेवल का है, अच्छे लेवल का है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, एक बार आप देखिए और बताइए। देखिए सबसे पहले ये जो 30% फिर 20, ये तो यहां पर है ही साथियों 50%। यहां पर जो 30% और 20% की दो छूटें दी गई, इसको हम एक तरीके से देख लेते हैं साथियों। कैसे, वही x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से। तो 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो आपके कट जाएंगे, ये आपका साथियों 50 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका 55 हो जाएगा, मतलब एक सेकेंड, हाँ, 3 दूना आपका 6, मतलब 6 ही आ जाएगा, तो आपका ये 56 हो जाएगा। मतलब कहा जा सकता है साथियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहले 50 की छूट दी गई, ठीक है ना, पहले 50 की छूट दी गई, अब साथियों कितने की छूट दी जा रही, अब 56 की छूट दी जा रही है। तो दोनों कटौतियों में कितना अंतर है ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब मगर एक बात साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, 56 यहां पर साथियों आया है, 30 और 20 आपका 50, 3 दूना 6, 56 आया है। तो बचत की अगर बात करें तो 44% ही तो होगा, क्योंकि 44 और 56 कितना है साथियों होता है, 100 ही तो होता है। तो यहां पर 44% की आपको एक तरीके से छूट दी गई, ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो अगर 50 और -44 करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 6% आएगा। तो दोनों में अंतर साथियों कितना बैठता है, 6% का अंतर बैठता है। तो वही तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 15,000 का 6% कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 15,000 का 6%, 15,000 का 6% आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 होता है, और 2 जीरो लग जाएंगे साथियों। तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो नहीं बल्कि 1 जीरो लगेंगे, देख लेते हैं साथियों। 900 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, 150 था और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जीरो यहां पर आ जाएंगे, कुल मिला के 3 जीरो नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। 15 छंग आपके 90 हो जाएंगे, यहां पर 1 जीरो बचा था, ये 1 जीरो आ जाएगा, तो 900 ही तो होगा, 9,000 क्यों होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, बताइए। कहा जा रहा है साथियों यहां पर आपसे कि 9 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा। इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी आपसे साथियों पूछ लिया जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 9 मीटर चलता है 1 सेकंड में, 9 मीटर चलता है 1 सेकंड में। अगर इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट लगाना होता है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सवाल कैसे होता है, देखिए अगर यहां पर आपको मीटर सेकंड से बदलना हो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या होगा। और अगर आपको मान लीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना हो, यह भी तो हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए 9 किलोमीटर
प्रति घंटे को आप बदलकर मुझे बताइए मीटर प्रति सेकंड में, ये भी सवाल हो सकता है ना। तो दोनों तरीके से साथियों आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे क्या करना है सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहली बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए 9 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना, तो जो मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है ना, 9 लिखा है, 9 लिख दोगे और मीटर प्रति सेकंड की जगह क्या लगा दोगे, 18। आपको ध्यान रखना है साथियों, 18 बटे क्या लगा दोगे, 5 लगा दोगे, तो यहां पर 18 बटे 5 लग जाएगा। इसको कैलकुलेट जब करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस साथियों यहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगर साथियों इसको कैलकुलेट कराओगे तो कितना आना चाहिए, अगर बात करें साथियों कि 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तीन आपका क्या हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। अब 3.6 की गुणा करा लो साथियों किससे, 9 से। ठीक है, 9 पंजे 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, 9 तीन आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33.4 आ जाएगा। तो 33.4 आएगा, देखते हैं एक बार, 27 32 आ जाएगा यहाँ पर भाई साहब, तो 32.4 आ जाएगा। 32.4 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहां पर ये सवाल साथियों पैदा होता है कि अगर 9 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो हम करेंगे 9 की गुणा 18 बटे 5 से। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे को 9 किलोमीटर प्रति घंटे को बताइए मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ नहीं, यहां पर हमने गुणा कराई थी 9 से 18 बटे 5 की, यहां पर गुणा करा देंगे साथियों 5 बटे 18 की, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है, दोनों प्रकार के सवाल मैंने आपको बता दिए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि रवि की आयु 40 वर्ष है और कोमल की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहां पर साथियों अब क्या हम लोग कर सकते हैं, देखिए रवि की आयु कितनी है, 40 है, तो रवि की आयु हमने 40 लिख ली। उसके बाद कोमल की आयु कितनी है, 60 है, इसमें से कहा जा रहा है कितने वर्ष उनकी आयु का अनुपात इतना था। तो मान सकते हैं साथियों इतने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था, यही तो आपसे कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, 40 की गुणा 5 से करा लेंगे 200 आ जाएगा, और x की 5 से कराएंगे तो 5x आ जाएगा, 3 की गुणा 60 से कराएंगे तो 180 आ जाएगा, और x की गुणा 3 से कराएंगे तो 3x आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें ये माइनस का 5 है ना, तो ये जब उधर जाएगा साथियों माइनस के 3x में, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें x प्लस का चाहिए इसलिए हम ये कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका 5x हो जाएगा। अगर हम इसको क्या 3x को इधर ले आते तो ये तो प्लस का हो जाता, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस लगा तो x हमें माइनस का मिलता है, इसलिए मजबूरी में हमें इसको उधर ले जाना पड़ा। तो अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, यानी कि घटेगा, और घट के साथियों क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, लेकिन 2x प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें 200 में से, इधर है 180 प्लस का, इधर आएगा माइनस का आएगा, यानी कि 200 में से 180 जाएगा साथियों तो 20 बचेगा। तो 2x बराबर साथियों 20 है, तो x बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा। x बराबर साथियों 10 बचेगा, तो कहा जा सकता है साथियों कि अगर इस 40 में से साथियों 10 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा। अब यहां पर एक चीज हमने आपको कहा था ना कि 40 में से x घटा दो तो 3 आ जाए, 60 में से x घटा दो तो 5 आ जाए। अब x की वैल्यू आई है 10। अब अगर मान लीजिए साथियों, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या 40 में से अगर 10 घटाएंगे या 60 में से साथियों 10 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 3:5 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, 40 में से 10 घट रहा है तो यहाँ पर 30 बच रहा है, 60 में से 10 घट रहा है तो यहाँ पर 50 बच रहा है। अरे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 3/5, 3/5 वही आंसर आ गया आपका। तो आंसर कुल मिला के जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्या होगा, बताइए। साथियों चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको वीडियो के एंड में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जब वीडियो पूरी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर बात करें साथियों एसएससी जीडी के लिए डेली एक आपका फुल मॉक टेस्ट अब आएगा, जिसमें 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के होंगे, 20 प्रश्न मैथ के होंगे, 20 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर देखते हो, डेली जो एक अपलोड होगा आपके चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा सुबह में 7 बजे। ठीक है, तो अगर आप साथियों एग्जाम तक देख लेते हो तो हर टाइप का एक क्वेश्चंस करा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। हिंदी, अगर बात करें मैथ और रीजनिंग में से पूरे नंबर आपके आएंगे, और जीके की अगर बात करें तो 13-14 भी आ गए, 12-13 भी आ गए, तो सिलेक्शन आपका कोई साथियों रोक नहीं सकता है। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें साथियों
कि 80 प्रश्नों में से 70 का मैं टारगेट लेकर चलूंगा कि 80 में से 70 प्रश्न आपके ठीक करवा के चलूंगा। चलिए, अगर बात करें इस प्रश्न के, क्या होगा इसका आंसर, कि किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य 885 हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है साथियों खरीदा गया मूल्य, यानी कि जिस पर हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य कहलाता है। और कोई अगर व्यापारी है, अगर वो कोई सामान बेच रहा है तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर वो बेच रहा है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर, यानी कि बेचने पर, मान लीजिए कोई वस्तु अगर 100 की है तो अगर उसको 18% के लाभ पर बेचना है तो उसको 118 रुपए में बेचना होगा। यहां पर अब क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए कि किसी वस्तु को 18% लाभ पर बेचने पर, यानी कि 118 रुपए पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाता है साथियों, विक्रय मूल्य हो जाता है 885। अब यहां पर साथियों वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 118% की वैल्यू है 885, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यही आपका क्या होता है साथियों, क्रय मूल्य होता है। तो 885 हो जाएगा साथियों, बटे में क्या आ जाएगा 118 हो जाएगा, इंटू 100 यहां पर लग जाएगा। तो ये तो साथियों यहां पर हट गया, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से समझ लेते। किसी वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 118% पर बेचा जाता है, तो वो 885 रुपए में बिकता है। अब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो 885 बटे में 118 आ जाएगा, गुणा में साथियों यहां पर 100 लग जाएगा। अब इसको साथियों अगर कट करें ना, तो ये 2 से कट करेंगे साथियों 50 आ जाएगा। और उसके अलावा अगर साथियों इसको कट करेंगे ना, तो 2 पंजे आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 नीम आपका 18 आ जाएगा। यानी कि साथियों कहा जा सकता है 885 गुणा 50, उसके अलावा साथियों यहाँ पर 59 हो जाएगा। अब इस 59 को 885 से कट करना है। 1 सेकंड के लिए साथियों इसको 60 हम मान लेते हैं। अगर इसको हम 10 से कट करेंगे, यानी कि 10 से गुणा कराएंगे, तो साथियों ये आपका 600 हो जाएगा। अगर इसकी हम गुणा साथियों 15 से कराते हैं 1 सेकंड के लिए, तो कितना होता है, 15 छक्का 90, और ये है 885। तो कह सकते हैं साथियों कि इसको कितना होता है, 59 एकम 59, 59 की गुणा 15 से कराएंगे तो 885 पूरा कट हो जाएगा। अब आपको 15 गुणा 50 कराना है और आंसर आपका सामने आ जाएगा। तो 15 पंजे साथियों 75 होते हैं और 0 लग जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, यहां पर एक चीज की कमी है, यहां पर साथियों बार लगा है। क्या लगा है साथियों, यहां पर लगा हुआ है बार। अब आपको देखना है और बताना है कि राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए साथियों, किस साधारण भिन्न के बराबर है, ये किस साधारण भिन्न के बराबर है। कभी भी आपको बार दिखा 1.36 आ जाए, 1.36 आ जाए, उसके ऊपर बार दिख जाए, तो कुछ नहीं आपको करना है, 1 प्लस 36 जैसा लिखा वैसे 36 लिख देना है। बार कितने नंबर के नीचे था, 2 नंबर के ऊपर बार था, तो 2 बार 9 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लो, आंसर आपका सामने आ जाएगा। 99 एकम 99 हो जाएगा साथियों, प्लस आपका ये 36 हो जाएगा, और नीचे 99 आ जाएगा। तो 99 और 36 साथियों कितना होता है, 135 होता है, बटे साथियों 99 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर से कट करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी कि 15 बटे 11 के कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कोई धनराशि है, वो 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, जितने गुना भी हो जाए, तो पूछा जाए वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, या 5 गुना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रकार के सवालों में ज्यादा टेंशन लेने की साथियों जरूरत नहीं होती है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 7 वर्ष में, ठीक है, तो 7 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, तो लिखेंगे 2 माइनस 1। कहा जाता 3 गुनी हो जाती है, तो लिखते 3 माइनस 1। उसके बाद लिखा हुआ है, तो वही राशि कितने वर्षों में, हम मानते हैं साथियों इतने वर्षों में, ठीक है, इतने वर्षों में, या इसको वाई मान लेते हैं, इतने वर्षों में वही राशि 4 गुना हो जाती, तो लिखते हैं साथियों 4 माइनस 1। अगर 3 लिखा होता तो 3 माइनस 1 लिखते हैं। अब अगर बात करें साथियों कि 7 बटे वाई बराबर 1/3 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, यहां पर इस y की गुणा 1 से हो जाएगी, तो y
और इस 3 की गुणा 7 से हो जाएगी तो 21, यानी कि कहा जा सकता है साथियों 21 वर्ष आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है 7 वर्ष में अगर साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 21 वर्षों में साथियों 4 गुनी हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये जो सी यहां पर आया है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी बटे सी है, बटा यहां पर नहीं लग पाया। चलिए, तो अगर साथियों a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7, सो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, a बराबर जो होगा ना, a बराबर आपका 3 होगा। अब 3 में बस k जोड़ देना, यानी कि a का मान आपके सामने है। b बराबर क्या होगा, 4 होगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस k लगा देना। c बटे 7 लिखा हुआ है तो c बराबर साथियों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बस k लगा देना। अब भाई a प्लस बी प्लस सी पूछा गया तो a की जगह पे a का मान कितना है, 3 के है, b का मान साथियों 4 के है और साथियों c का मान 7 के है। नीचे क्या दे रखा है, नीचे आपका c दे रखा है तो 7 के हो जाएगा। 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा, 7 और 7 आपका 14 हो जाएगा, यानी कि 14 के बटे 7 के यहां पर आ जाएगा। k से k कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका औसत साथियों कितना है, 27 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी आपसे लिखा हो साथियों 7 क्रमागत विषम संख्याएं या 7 क्रमागत या जितनी भी 5 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्या हो या विषम संख्या, आपको क्या करना है, पहली संख्या अगर मान लीजिए आप मान रहे हैं x, तो दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे, x प्लस 2 मानेंगे। उसके बाद अगली विषम संख्या आप क्या मानेंगे साथियों, x प्लस 4 मानेंगे। उसके अगली विषम संख्या आप कितनी मानेंगे, x प्लस 6 मानेंगे। उसके अगली विषम संख्या आप कितनी मानेंगे, x प्लस 8 मानेंगे। उसके अगली विषम संख्या आप कितनी मानेंगे, x प्लस 10 मानेंगे। तो देखते हैं संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक और मान लेते हैं x, यहां पर साथियों x प्लस 12 हो जाएगी। कहा गया है कि 7 संख्याएं हैं, विषम क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है साथियों, 27 है। तो इनका औसत अगर बात करें, ये 7 संख्याएं हैं, इनको अगर जोड़ेंगे ना, सबसे पहले इनको जब जोड़ेंगे साथियों तो इनका औसत जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, वो साथियों आपको ध्यान रखना है। वो यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, वो साथियों 27 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर बात करें इन सभी संख्याओं का योग क्या होता है, इसका गुणा करा दो, योग निकल आ जाएगा, यानी कि 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि 189 यहां पर साथियों क्या हो जाना चाहिए, योग हो जाना चाहिए। अब 189 बराबर क्या लिखेंगे, कितने एक्स है पढ़ लीजिए एक बार, 1x, उसके बाद साथियों ये क्या, ये तो प्लस ही है, 2x 3x 4x 5x 6x 7x, तो 7x आ जाएगा, प्लस संख्याएं कितनी है, 2 है 4 1 मतलब 6 हो जाएगा, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, 18 10 28 हो जाएगा और 28 12 आपका 40 हो जाएगा। यानी कि आपके सामने जो आया है वो 189 बराबर 7x प्लस 40 आया है। तो 7x कह सकता है साथियों 189 में से साथियों 40 घटेगा, तो 7x बराबर कितना बचेगा साथियों, 9 आ जाएगा, यहां पर साथियों 14 आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 149 बटे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा साथियों। और यहां पर साथियों क्या बचेगा, देखिए 9 आ गया और आपका, अच्छा यहां पर 18 आएगा भाई साहब, ठीक है 18 आएगा। अब यानी कि x बराबर क्या आएगा, 189, ठीक है 189 बटे 7 आ जाएगा। अब 7 एकम 7 हो जाएगा, यहां से 4 जाएगा, 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो x बराबर साथियों कितना आ जाएगा, यहां पर साथियों 2 आएगा। मैं आज बहुत गलतियां कर रहा हूं, देखिए 7 दूना 14 होता है ना, तो 2 आएगा, यहां पर 4 बचेगा तो 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो यहां पर साथियों आपका 27 आ जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। प्रभाकर ने दिवाकर से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया और 4225 देकर 2 वर्ष बाद हिसाब चुकता कर लिया। प्रभाकर को कितना ब्याज देना पड़ा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें, प्रभाकर ने 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया
ठीक है। तो आर बराबर यानी कि दर साथियों क्या हो जाएगी, दर आपके यहाँ पर 15% हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर साथियों ये जो है ना, ये मूलधन नहीं है, ये साथियों क्या है, इसमें ब्याज भी है। 2 वर्ष के बाद जो चुकता किया उसमें 15% के हिसाब से ब्याज भी है। तो ये आपका साथियों ए कहलाएगा। ठीक है, 4225 रुपए। चलिए, उसके बाद टी कितना है, यानी कि समय कितना है, 2 वर्ष का यहाँ पर साथियों समय दे रखा है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्याज कितना देना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, एसआई आपसे पूछा जा रहा है। एक तरीके से अगर बात करें एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ए माइनस पी ही तो साथियों क्या कहलाया जाता है, एसआई कहलाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग लिख सकते हैं ए कितना है, अभी हमें जो है वो 4225 है, पी कितना है अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एसआई बराबर साथियों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस पी यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा अगर बात करें साथियों, पी ही तो हमें ज्ञात करना, एक तरीके से बात करें अगर हमें साधारण ब्याज मालूम करना है तो सबसे पहले हमें पी भी मालूम होना चाहिए। ए तो मालूम है, हमें पी भी मालूम होना चाहिए। अगर पी मालूम हो जाएगा तो ए माइनस पी हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। देखिए भाई एक तरीके से बात करें साथियों, ए आपका कितना है, 4225 है। ठीक है, 4225 है माइनस पी, हम पी को क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं पी को। तो एसआई बराबर साथियों क्या निकलेगा आपका, एसआई बराबर 4225 माइनस एक्स ही तो आपका निकलेगा। ठीक है, तो साथियों अगर बात करें यहां पर एसआई बराबर वैसे क्या होता है, वैसे तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए पीआरटी बटे 100 होता है, पीआरटी बटे 100। ठीक है, चलिए, तो अब हमें यहां पर से पी ही तो निकालना है साथियों। हमने लिखा यहां पर 4225 माइनस एक्स बराबर पी। पी कितना है, पी अभी हमें ज्ञात करना है। आर कितना है, आर साथियों 15% है। टी कितना है, 2 वर्ष है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, इसको साथियों जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आपके सामने आ जाएगी। ये पी यहां पर अगर बात करें नहीं लिखना है, एक्स माना है ना हमने, तो पी को एक्स माना है तो यहां पर एक्स आएगा। तो एक्स का मान ज्ञात कर लो और फिर देखते हम लोग क्या हो सकता है। चलिए, तो जब साथियों 100 की गुणा 4225 से करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है 4225 और डबल जीरो आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, 100 की गुणा x से होगी तो 100x यहां पर आ जाएगा। अब जब साथियों 100x यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बराबर बात क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर क्या आ जाएगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि 15 दूना 30 यानी कि 30x यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां पर साथियों कितना आ गया, 30x यहां पर आ गया है। अब अगर बात करें साथियों x बराबर क्या आ सकता है, x बराबर यहां पर क्या आ सकता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, ये माइनस का है, ठीक है ना, ये माइनस का है साथियों। जब ये प्लस का इधर होकर आ जाएगा तो ये 130 हो जाएगा ना, तो 130x बराबर कितना हो जाएगा, 4225 डबल जीरो इतना हो जाएगा। और अपॉन में साथियों क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब इसको इसको जब साथियों कट करोगे ना, देख लेते क्या बचेगा। तो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं आपको, 4225 और 10 और यहाँ 13 आ जाएगा। ये क्या निकलेगा, ये x बराबर निकलेगा आपका, यानी कि ये आपका p निकलेगा। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तीन आपका 39 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 40, 41, 42, 3 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। 13 दूना आपका 26 हो जाएगा। या आपका 6 आपका आ जाएगा 65 हो जाएगा। 13 पंजे आपका 65 हो जाएगा, 0। ये आपका जो निकला है ये आपका मूलधन निकला है साथियों। अब आपको ध्यान रखना है, इसको मैं कट करने जा रहा हूं। देखिए, हमें साधारण ब्याज निकालना और साधारण ब्याज बराबर होता है a माइनस पी। ए ये दे रखा है और p की वैल्यू हमने ये निकाली है 3250 रुपए। 3250 रुपए निकाली है तो 4200 में से 3250 रुपए हम माइनस कर देंगे। 4225 में से 3250 रुपए हम माइनस कर देंगे। हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एस आई निकल कर आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलिए, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा साथियों 9 बचेगा। तो 975 आपका यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा। आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार दोबारा से देखेंगे अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मजदूरों के एक समूह ने एक कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं 9 दी। अपनी सेवाएं 9 दी, 9 9 यहां पर साथियों क्यों लिखा हुआ है, अपनी सेवाएं दी, यहां पर मेरे हिसाब से साथियों 9 कुछ नहीं है, ठीक है ना, 9 कुछ नहीं है। चलिए खैर, तो ये 9 को हटा देंगे एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद लिखा है यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और 45 दिन में कार्य पूरा हो सका तो उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी। बहुत आसान सा साथियों प्रश्न है। देखिए, पहली लाइन पढ़िए कि मजदूरों का एक समूह है, उस मतलब मजदूरों का समूह, उसमें मान लीजिए हम एक्स मजदूर उसमें हो सकते हैं। तो ये एक्स मजदूर जो है ना, वह किसी काम को 30 दिन में करते हैं।
30 दिन में करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, या 30 दिन में करते हैं, बात एक ही। उनमें से 15 मजदूर नहीं आए। अब पहले कितने मजदूर थे? मजदूरों का समूह x था, उसमें से मान लीजिए 15 मजदूर नहीं आए, तो कितने मजदूर बचे? x माइनस 15 ही तो बचेंगे भाई। x माइनस 15, दोबारा से लिख देता हूं इसको। हाँ, तो x माइनस 15। अरे भाई, पहले आपके कितने थे? पहले आपके जो थे ना, पहले आपके x मजदूर थे। अब इसमें से 15 मजदूर नहीं है, तो x माइनस 15 ही तो आएगा। अच्छा, ये 15 मजदूर नहीं है, तो काम को कितने दिन में पूरा हुआ? तो ये काम 45 दिन में पूरा हुआ। तो बस आपको इसको साथियों कैलकुलेट करना है और x का मान आपको बता देना। उस समूह में आरंभ में कितने मजदूर थे, यानी कि x का मान बस बता देना, आंसर वही आपका हो जाएगा। तो अगर साथियों यहां पर बात करते हैं हम लोग, देखिए भाई साहब, 30x हो जाएगा, ये बराबर आपका 15x हो जाएगा। 15 की गुणा x से होगी, 15x हो जाएगा। और ये साथियों जो होगा ना, ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 की गुणा 45 से हो जाएगी। 15 की गुणा 45 से हो जाएगी। ये बीच में आपका गुणा मैं सही से लिख देता हूं यहां पर। देखिए, 15 गुणा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये 45x है ना, ये 45, ये बराबर के इधर है, इधर आएगा साथियों, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बराबर साथियों क्या हो जाएगा? बराबर 15 गुणा 45, जैसा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। 45 में से 15 जाएगा साथियों, तो 15x बचेगा। तो 15x बराबर कितना है साथियों? 15 15 गुणा 45 है। अब इस 15 से ये 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना बचेगा? तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? x बराबर 45 हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है साथियों कि उस समूह में आरंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो 45 थी साथियों। ठीक है ना? तो इस प्रकार से साथियों ये 80 टोटल प्रश्न आप लोगों ने देखे। इसमें सिंपल क्वेश्चन